हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अकेडमी। और आज इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन है ये टॉपिक आपके बीएससी, एमएससी और सीएसआई नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को जानने से पहले हमें इवोल्यूशन के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए चले देखते हैं उसके बारे में। It is the genetic change that occur in a population of organisms with time that result in the modification or change among them. मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है उसके टाइम के साथ उसमें कितना जेनेटिक चेंज हुआ है, इसी के बारे में हमें इवोल्यूशन बताता है। मीन्स यही इवोल्यूशन होता है। हेल्प टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। जो इवोल्यूशन होता है इससे हमें जो लाइफ की हिस्ट्री है उसके बारे में भी पता चलता है। मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म जो आज है उसका जो अंसिस्टर था, उसका जो पूर्वज था, उसमें क्या कैरेक्टर और जो आज के ऑर्गेनिज्म है उन दोनों में क्या कैरेक्टर सिमिलर है और उनमें टाइम के साथ उस ऑर्गेनिज्म में कितना चेंज आया है, ये सब चेंज इवोल्यूशन बताता है। तो आइए हम थ्योरीज के बारे में देखते हैं। इवोल्यूशन की दो थ्योरी दी गई थी। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, नंबर 1 बाय लैमार्क, नंबर 2 बाय डार्विन। आइए वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं। लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज अ लैमार्किज्म। जो लैमार्क थ्योरी है इसे लैमार्किज्म के नाम से भी जाना जाता है। लैमार्किज्म एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बोला था थ्योरीज ऑफ यूज एंड डिसयूज और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मीन्स इसी बात में इन्होंने दो बात बोली है, यूज एंड डिसयूज। यूज और डिसयूज का मतलब है कोई भी ऑर्गन जिसका हम ज्यादा यूज करेंगे वो मॉडिफाई होता रहेगा, और अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो वो हमारी बॉडी से लॉस्ट हो जाएगा। सेकेंड इन्होंने बोला है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मीन्स जो जिस भी ऑर्गन का हम यूज करेंगे वो मॉडिफाई होगा और मॉडिफाई होकर वो हम उस ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस हो जाएगा। मीन्स वो अब उस कैरेक्टर को ने जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें पास करेगा। लैमार्किज्म ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए 4 हाइपोथेसिस दी है। आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट इन्होंने बोला था चेंज इन द कैरेक्टर बाय द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द लाइफ कैन बी इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स जो भी एक इन्वायरमेंट होता है वो हमारे अंदर एक चेंज लाता है। जो चेंज आता है वो एक ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेड हो जाता है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, द सराउंडिंग इकोलॉजिकल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग कॉज इट इज हैव अ सर्टेन नीड। एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रहता है, जो लाइव होता है, जिंदा होता है, उसके में जो इन्वायरमेंट होता है एक नीड क्रिएट करता है। नंबर 3 इन्होंने बोला था दीज नीड इज फुलफिल्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग और ओल्ड ऑर्गन और पॉपुलेशन ऑफ न्यू रूडिमेंट्री ऑर्गन। मीन्स इनका कहना था जो एक इन्वायरमेंट है हमारे अंदर नीड क्रिएट किया है, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म में नीड क्रिएट किया है, उसे फुलिफाइड करने के लिए या तो उस ऑर्गेनिज्म को उस ऑर्गन में चेंज लाना पड़ेगा या फिर अपने अंदर न्यू ऑर्गन लाना पड़ेगा या फिर उसी जो ऑर्गन है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। नंबर 4 इन्होंने बोला था इफ कंटिन्यूअस यूज ऑफ दिस न्यू ऑर्गन और मॉडिफिकेशन ऑर्गन नॉट इज यूज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम लॉस्ट नो फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। मीन्स इन्होंने कहा था जो हमारे अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में एक न्यू ऑर्गन है, अगर उसका हम यूज करते रहें तो वक्त के साथ मॉडिफिकेशन हो जाता चला जाएगा। अगर उस ऑर्गन का हमने काफी लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं किया तो वक्त के साथ वह लॉस्ट और उसका कोई फंक्शन नहीं रहेगा। अपनी थ्योरी को समझाने के लिए लैमार्क ने 2 एग्जाम्पल दिए। नंबर 1 केव फिश, नंबर 2 जिराफ नेक। केव फिश जो होती है, केव फिश वो एक अंधी फिश होती है। इनका मानना ये था केव फिश के जो अंसिस्टर थे वो काफी वक्त तक अंधेरे में रहे हैं। अंधेरे में रहने के कारण ही वो जो अपना कैरेक्टर थे, मीन्स जो उनमें जो आइज का था वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर पाए। इसी वजह से जो आज इनका
जो आज उनका ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जो होती है वो केवफिश अंधी इसी कारण होती है। सेकंड उन्होंने दिया था जिराफ नेक। जिराफ नेक के बारे में इन्होंने बताया था जब वक्त के साथ ग्रास नीचे ग्राउंड से खत्म होती चली गई तो जिराफ ने क्या किया, जो बड़े ट्रीज होते हैं वहां से घास खाना शुरू किया, मतलब मीन्स अपनी जो गर्दन है उसको ऊपर उठाना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने अपनी गर्दन को उठाना शुरू किया तो ये वक्त के साथ जो उनकी गर्दन है उसमें भी मॉडिफिकेशन आया। मॉडिफिकेशन आने की वजह से जो उनकी आज जो जिराफ है इसी कारण लंबी होती है, यही कारण था। यह मानना ये जो मानना था ये लैमार्किज्म का मानना था। लैमार्किज्म इज अनसपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंस, मीन्स जो लैमार्किज्म की जितनी भी थ्योरी थी किसी भी साइंटिस्ट ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया, ये अनसपोर्टेड थ्योरी है। इसके बाद थ्योरी आती है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वॉज अ इंग्लिश नेचुरलिस्ट। जो डार्विन है वो इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। डार्विन थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस। जो डार्विन थ्योरी थी वो एक साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड थी, मीन्स जो डार्विन साइंटिस्ट थे उनके पास प्रूफ था, प्रूफ के साथ उन्होंने अपनी थ्योरीज को दिया और ये साइंटिफिक प्रूफ भी है। इसे काफी साइंटिस्ट ने ये सही भी माना। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। This theory tells that the all species have evolved from the one or few common ancestors through the process natural selection. मीन्स जो डार्विन था उनका कहना था जितनी भी ऑल स्पीसीज है या ऑर्गेनिज्म है वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से आया है विद थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके जरिए से ही जितनी भी ऑल स्पीसीज है वो एक कॉमन एंसेस्टर से आई है, यह मानना डार्विन का था। न्यू फॉर्म दिस द बेसिक ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी। अब इस थ्योरी को मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी कहा जाता है। इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ही प्रेजेंटेड द आइडिया दैट नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। जो डार्विन थे इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी एक बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया है कि इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन जब होता है वो नेचुरल सिलेक्शन के जो मैकेनिज्म होता है उसके जरिए से ही होता है। आइए नेचुरल सिलेक्शन के बारे में देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज द डिफरेंट सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू द डिफरेंस इन फिनोटाइप। इट इज अ की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, द चेंज इन द हेरिटेबल ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। मीन्स जो नेचुरल सिलेक्शन है वो यह बताता है, मीन्स जो डार्विन था उनका कहना था जो एक नेचुरल सिलेक्शन तभी नेचुरल सिलेक्ट करेगी जब उस इन्वायरमेंट में डिफरेंट सर्वाइवल होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, डिफरेंट रिप्रोडक्शन होगा। मीन्स जो इवोल्यूशन का प्रोसेस होगा वो नेचुरल सिलेक्शन का से तभी होगा। देयर आर टू फैक्टर बिहाइंड द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के जो प्रोसेस है इसमें दो फैक्टर हैं। नंबर फर्स्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नंबर टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। Second, he stated that is a scarcity of resource in a population would lead to competition between the individual of same species because all use the same limited resource. Means इनका कहना था जो इतनी भी सेम स्पीसीज होंगी उसमें लिमिटेड रिसोर्स होगा। मीन्स जैसे भी एक जो रिसोर्स है वो वक्त के साथ जब स्पीसीज में जो स्पीसीज होंगे वो काफी सारी होंगी, उसमें खाने वाले ज्यादा होंगे, कोई भी चीज को ले एरिया ले लीजिए, रिसोर्स लीजिए, फूड वगैरह सब, तो इसको इस्तेमाल करने वाले ज्यादा होंगे तो वक्त के साथ वो कम हो जाएंगे और इस्तेमाल करने वाले उससे ज्यादा होंगे। तो उसके साथ जब वो लिमिटेड रह जाएंगी तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए उस चीज के लिए स्ट्रगल करेगा, जो स्ट्रगल करेगा वही जिंदा रहेगा। यही इनका मानना था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेकंड फैक्टर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन इंक्लूड दैट द इंडिविजुअल हैविंग एडवांटेजेस वेरिएशंस आर मोर लाइकली to survive and reproduce than those without the advantageous variations. Survival of the fittest में ये कहना था
डार्विन का, जो एडवांटेजियस वेरिएशन या एडवांटेजियस जो कैरेक्टर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो उसे सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, और जो उसके डिसएडवांटेजियस कैरेक्टर होते हैं वो उसका एलिमिनेशन कराते हैं, मीन्स उसकी डेथ करा देते हैं। इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर वो सरवाइव करना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, तो उसमें एडवांटेजेस कैरेक्टर होने चाहिए उस इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से, तभी वो सरवाइव कर जाएगा। यह डार्विन थ्योरी थी जो साइंटिफिकली प्रूव थी। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब